हेलो। तो क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। इस चैप्टर को हम बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। मतलब बढ़िया स्टोरी है, स्टोरी चलेगी अपनी, है ना। और साथ में आपको इस स्टोरी के एंड में नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, तो पहले तो समझते हैं भैया नेशनलिज्म होता क्या है। नेशन जानते हो, कंट्री। नेशनलिज्म, एक बात बताओ, तुमने सुना हो कहीं ठाकुरवाद बहुत होता है, वहाँ पे ठाकुरों की चलती है। ठाकुरवाद कैसे आया होगा उस जगह पे, कि वहाँ पे जिसकी चलती होगी, यहाँ पे कोई राजा रहा होगा, उसने ठाकुरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा, तो ठाकुरवाद आ गया। ऐसे नेशनलिज्म का मतलब है कि किसी सबके अंदर क्या आ जाए, अपने देश के प्रति अच्छी भावना, अपने देश के प्रति प्यार आ जाए कि हाँ, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि यार अपना झंडा है ना तिरंगा, बोलो घटिया एकदम, और बोलो पाकिस्तान इतना अच्छा है, गुस्सा आएगी ना। तो यही नेशनलिज्म है कि आपको अपने देश के खिलाफ कोई बुरा नहीं सुन सकता, अपने देश से प्यार है आपको, इसे बोलते हैं नेशनलिज्म। आई बात भेजे में, आई चलो आगे चलते हैं। देखो अब स्टोरी स्टार्ट होती है 1799 से। कहाँ स्टार्ट होती है? 1799 से स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन क्या करता है, यहाँ का बनता है किंग। लेकिन उससे पहले थोड़े और पहले चलते हैं कि फ्रांस में 1789 में एक रिवॉल्यूशन होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा है, नहीं पढ़ा मुझे पता है, क्यों पढ़ोगे। चलो, तो क्लास 9th के पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसमें बताया जाता है कि 1789 से पहले क्या था, वहां पे राजा राज करते थे, राजा रहते थे, बढ़िया है ना, चलाते थे लोग अपनी, हम कहेंगे वही होगा। लेकिन 1789 में वहां की जनता को गुस्सा आता है और जनता वहां पर रिवॉल्यूशन करके राजा को हटा देती है और डेमोक्रेसी आ जाती है। डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें जनता की चलती है, पूरी पावर जनता के हाथ में होती है। और मोनार्की वो होती है, इसमें पूरी पावर राजा के हाथ में होती है। तो मोनार्की थी, उसको हटा के डेमोक्रेसी आ जाती है, अब जनता की चल रही थी वहां, है ना। तो 1799 तक जनता चलती है, लेकिन 1799 में एंट्री होती है एक हीरो का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। वो क्या करता है, आता है और मोनार्की को और डेमोक्रेसी को हटा देता है, मोनार्की लागू करता है, मतलब खुद को वहां का राजा बना देता है। अब सर ऐसे कैसे राजा बना दिया, मतलब कोई भी आएगा कहते हम राजा हैं, तो ऐसी बात नहीं है। नेपोलियन स्टार्टिंग बहुत नॉर्मल इंसान हुआ करता था, धीरे धीरे वो आर्मी में आया, और आर्मी में आने के बाद वो बन चुका है 1799 तक आर्मी का चीफ, मतलब पूरी आर्मी उसका कहना मानती है इस टाइम में, है ना। अब वो क्या करता है, यहाँ पे जो लोग थे, जो गवर्नमेंट चला रहे थे वहाँ पे, उनको जाता है कट्टा रखा, कहता अब से गवर्नमेंट हमारी चलेगी। आई बात में, अब से वही होगा जो हम चाहेंगे। पूछा क्यों, तो हमारे ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे बोनापार्ट बन चुका है इस पूरे का किंग। अब क्वेश्चन आएगा कि बोनापार्ट ने जबरदस्ती हथियार, तो वहाँ की जनता गुस्सा नहीं हुई। 1789 में इतनी गुस्सा हो गई थी, तो यहाँ पे जनता गुस्सा क्यों नहीं हुई? जनता गुस्सा हुई, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, बोनापार्ट ने बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए जनता के लिए। अब काम क्या किए, सबसे पहले उसने क्या किया कि जो लोग थे ना, जो वहाँ पे अमीर गरीब, इसके आधार पर भेद किया जाता। मतलब अमीर लोग थे, उन्हें बढ़िया ऐसा आराम, बढ़िया टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ते थे ज़्यादा, और गरीब लोग थे उन्हें टैक्स वगैरह देने पड़ते थे, उतनी अच्छी सुविधाएं भी मिलती थी। इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। नेपोलियन ने कहा कि अब से इस कंट्री में सभी लोग लॉ के बिफोर इक्वल होंगे, मतलब लॉ की नज़र में सब लोग कैसे इक्वल है, बिल्कुल। पहली चीज़ ये की, सोचो जब डेमोक्रेसी चल रही थी तब भी ये चीज़ नहीं हो पाई, और नेपोलियन आके कह दिया अब से सब लोग इक्वल है ना। अच्छी चीज, जनता खुश, जनता की यार हमारी चल रही, तब भी नहीं हमें चीज करवाए, उसने आगे पहले दिन कर दिया, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, दूसरा क्या किया इसने सबको दे दिया राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब सबको राइट दे दिया कि अगर आपका पैसा है आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, और वो प्रॉपर्टी लाइफ टाइम आपकी ही रहेगी, कोई आपसे छीन नहीं सकता। खरीद सकता है, छीन नहीं सकता, ये राइट नहीं था पहले क्या था कि प्रॉपर्टी आप भले खरीद लो, लेकिन जब भी कंट्री को या गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो प्रॉपर्टी आपसे ले ली जाएगी। ये दूसरी चीज अच्छी की। वैसे और भी चीज़ अच्छी की, लोगों को प्रिविलेज मिलते थे लोगों को, पहले जो अमीर लोग होते थे, चर्च वाले लोग होते थे, बंद कर दिया वो देना। मतलब उन्हें क्या मिलता था, टैक्स वाइन देने पड़ते थे, बढ़िया रहते थे ऐसा आराम में, है ना। गरीब लोगों को पैसा लेते थे, सब बंद कर दिया। मतलब कुल मिलाकर गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अच्छा, लेकिन इसने कुछ गड़बड़ काम भी किए थे। गड़बड़ काम क्या किया थी कि इसने ना लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए थे, क्योंकि लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था, है ना। जिस कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा कर रहा था, रेल भी बहुत अच्छी है, मतलब सब कुछ अच्छा कर रहा था, बिजनेस सब कुछ अच्छे से हो सके, तो इसके लिए पैसा चाहिए था। तो इसने क्या किया, लोगों पर टैक्स बढ़ाए तो लोग गुस्सा आई। दूसरा, ये लोगों को जबरदस्ती अपने सेना में भर्ती कर रहा था लड़ाई के लिए। अब लोगों को लड़ाई के लिए जबरदस्ती क्यों कर रहा था भर्ती? अब इसका क्या गोल था, नेपोलियन चाहता था कि धीरे धीरे वो, अभी तो उसने फ्रांस पर कब्जा किया है, धीरे धीरे पूरे यूरोप पे कब्जा कर ले, ये चाहता था नेपोलियन। उसके लिए उसे सेना की जरूरत थी।
तो उसने क्या किया, फ्रांस के लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। इससे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से आ गए। और एक चीज़ होती, उसने लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी। पॉलिटिकल फ्रीडम कैसे, मतलब उसने कहा था तुम जब मूड पटक लो, चाहे जो कर लो, किंग यहाँ के हम ही रहेंगे। आई बात समझ, किंग तो हम ही रहेंगे, चाहे तुम फिर, समझ गए होगे। हाँ, इतना कुछ हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बढ़िया रूल कर रहा है। और जो मैंने तो रूल बनाया, ऐसा बुलाया जाता है सिविल कोड ऑफ 1804। क्या बुलाता है, सिविल कोड ऑफ 1804। जो मैंने अभी तुम्हें कुछ रूल्स बताया ना, मतलब उसने ये चेंज किए थे, ये सब बोला था सिविल कोड ऑफ 1804, या तो नेपोलियन कोड या सिविल कोड, ठीक है। तो देखो सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804 में देखो लिखा है कि नेपोलियन डेस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। क्या किया, राजा बन गया, डेमोक्रेसी हटा दिया था। उसने चेंजेस क्या किया कितने आके देखो, उसने क्या किया था, रिमूव द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। कि लोग थे जो बड़े घराने में पैदा होते थे, राजा आ गया, उन्हें क्या था प्रिविलेजेस मिलते थे, टैक्स नहीं लगते थे, बढ़िया ऐसा आराम से रहते थे, वो हटा दिया, सबको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। दूसरा, एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था कि जो बड़े लोग थे वो गरीब लोगों को हड़पते थे चीज़ों को, मतलब उनके खेती हुई तो आधी खेती उन्होंने ले ली कि हम पे रहेगी, चर्च को 10% टैक्स देना पड़ता था, वो खत्म कर दिया उन्होंने। अगला क्या था, गिल्ड सिस्टम रिमूव कर दिया। गिल्ड सिस्टम क्या था कि वो लोग मजदूरी करवाते लोग, बंधुआ मजदूरी, वो सब सिस्टम को हटा दिया। और क्या किया उसने, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को बढ़ा दिया, मतलब जो रेल वगैरह चलती थी बस उनको इम्प्रूव किया, बातचीत को इम्प्रूव किया कि लेटर कैसे आएगा, फोन वगैरह लेके आएगा, मतलब समझ लो कम्युनिकेशन सिस्टम की लोगों की बात जल्दी आ सके। जैसे लोग क्या चाहते हैं, तो उसने क्या किया था, एक लेटर सिस्टम चालू किया था कि लोग लेटर लिख के नेपोलियन से भेज सके, सीधे नेपोलियन के पास वो लेटर आते थे। तो इसने क्या किया, लोगों के लिए सुविधा कर दी कि लोगों को कुछ ही बोलना चाहिए, नेपोलियन से बोलो, राजा से बोलो, अच्छी बात है कि नहीं है ना। और क्या किया उसने, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों के लिए प्रॉपर्टी का राइट सिक्योर कर दिया कि लोग अपने मन की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और हमेशा उनकी रहेगी। अच्छी चीजें की नहीं की, है ना। अब आगे चलते हैं, तो इसका राज चलता है यहाँ से 1799 में बन गया, 1804 में ये कंप्लीटली लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम हमारे राजा हो। 1804 से 1815 तक, कहाँ तक, 1815 तक एक बढ़िया राजा रहता है। 1804 से लेके 1850 तक ये राजा रहता है और बढ़िया राज करता है। लेकिन क्या होता है 1815 में ये राजा नहीं रहता, ये हार जाता है एक लड़ाई। क्या होता है, 1815 में एक वॉर होता है, क्या होता है, बैटल होता है, जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ वाटरलू। क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू बोला जाता है। ये होता है 1815 में। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ नेपोलियन होता है अकेला और एक तरफ 4 कंट्रीज होती हैं, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। अब कहोगे ये कौन सी कंट्री, देखो याद करने बताता हूँ। एक तरफ कौन होता है, नेपोलियन, नेप समझ जाना, और इसके वर्सेस में कौन होता है दूसरा, 4 कंट्रीज, जिसका मैं लगता हूँ ब्रेथ। क्या लगते हैं, ब्रेथ। ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन, आर से रसिया, ए से ऑस्ट्रिया और पी से प्रूसिया। आएगा सर, ये 4 कंट्रीज होती है और वॉर होता है। और वॉर यहाँ पे होता है, वहां के पास में एक विलेज था, विलेज का नाम था वाटरलू, इसलिए इसे बोला जाता है बैटल ऑफ वाटरलू। आई बात समझ में। अभी तो समझो हमने क्या पढ़ा, सीधा ही पढ़ा 1799 में कौन आता है, नेपोलियन आता है वहां का, और नेपोलियन आके सीधा क्या करता है, वहाँ के जो डेमोक्रेसी खत्म कर देता है, खुद को राजा बना देता है, लोगों के लिए अच्छा काम करता है तो लोग उसे अपना राजा मान लेते हैं। फिर वो बढ़िया यहाँ से 1804 से लेकर 1850 तक बढ़िया राज करता है, फ्रांस पे करता है, फ्रांस में राज करता है। अब क्या होता है 1815 में बैटल होता है इसका, किससे, एक तरफ नेपोलियन, इस तरफ 4 कंट्री थी, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, इन चारों में होता है बैटल। और 1815 में क्या होता है, नेपोलियन ये बैटल हार जाता है, और बैटल हार जाता है तो वो यहाँ से यूरोप छोड़कर भाग जाता है। अब इनका आ गया है पूरे जगह पे कंट्रोल, किसका, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया, आ गया कंट्रोल। अब क्या होगा, ये लोग बढ़िया बैठेंगे और करेंगे कि भाई साहब क्या करना है, यहाँ से नेपोलियन हारा है, नेपोलियन फ्रांस से आ रहा है, तो फ्रांस का करना क्या है। तो आप लोग बातचीत करने के लिए बैठेंगे, और बातचीत करने के लिए जाते हैं यूरोप में, बियाना नाम की जगह है। कहाँ पे जाते हैं, बियाना, बियाना की स्पेलिंग छोड़ो, एक मिनट इसको मिटाते हैं। यूरोप में एक बियाना नाम की जगह है, बियाना, VEI, स्पेलिंग देख लेना, कि देखो भाई साहब, एक मेरी राइटिंग और दूसरी मेरी स्पेलिंग, ये मिस्टेक परमानेंट है, ये अपने आप देखना, ठीक है। तो बियाना नाम की जगह जाते हैं और यहाँ पर बढ़िया बातचीत करते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, नेपोलियन ने जो कंट्री जो चीज़ हमसे छीनी है ना, मतलब कि नेपोलियन क्या था, बहुत अग्रेसिव राजा था, लोगों पर हमला करके चीज़ छीन लेता था, उस जमीन छीन लेता, तो इन कंट्री से उसने हमला कर करके जमीनें अपने मिलानी थी। तो इन लोगों ने क्या कि नेपोलियन हमसे जो कुछ छीना है ना, सब कुछ हम वापस लेते हैं। तो नेपोलियन ने जितने भी थे फ्रांस के वो हिस्से वापस ले लिए जो नेपोलियन ने से छीने, सबकी अपनी टेरिटरी वापस लेनी। और क्या किया कि नेपोलियन ने इतने टाइम में जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी, सब रिवर्स कर दिया। नेपोलियन ने इतने टाइम में जो कुछ भी किया था सब, मतलब वो ये लेके आया था सिविल कोड, इसको भी रिवर्स कर दिया। नेपोलियन ने क्या कहा था, सब लोग इक्वल है, इन्होंने कहा ना बाबा ना,
आपस से इक्वल नहीं है, आपस से हमारी चलेगी, आपस से पहले जैसा चलेगा। समझ में आई बात? ये किया इन्होंने, मतलब जितनी भी नेपोलियन ने अच्छी चीज़ें की थी वो सारी इन्होंने निपटा, अच्छी क्या सारी निपटा दी, एक चीज़ को छोड़ के। वो क्या था? वो ये था कि नेपोलियन ने जर्मनी के 36 स्टेट को फ्रांस में मिला लिया था हमला करके, 36 स्टेट को। उन्होंने ये स्टेट जर्मनी को वापस नहीं किए, मतलब अपने तो ले लिए वापस, लेकिन जर्मनी को वापस नहीं किए, क्योंकि जर्मनी ने इनका साथ नहीं दिया था। तो जर्मनी की 36 स्टेट को इन्होंने फ्रांस में ही रहने दिया और उन पर टैक्स बढ़ा दिया कि अब हम पे इनका टैक्स आएगा तो हम पैसा वाले हो जाएंगे। आ रही बात समझ? तो ट्रिटी, इसे ये कहाँ पे हुई थी? ब्याना में। तो इसे बोला जाता है ट्रिटी ऑफ ब्याना। क्या बोला जाता है? ट्रिटी ऑफ ब्याना। अरे बोलो, हाँ, ट्रिटी ऑफ ब्याना। आई बात समझ में? क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्याना नाम की जगह पर हुई थी। इतनी बात समझ में आई? आई नहीं? बताइए ट्रिटी ऑफ ब्याना में क्या क्या हुआ था कि भाई साहब नेपोलियन ने जो कुछ भी किया सब उल्टा कर दिया गया। नेपोलियन ने जो भी टेरिटरी जीती थी अपनी अपनी कंट्री वापस ली, हमसे जीती हमें दो। आई उसमें और क्या किया? एक चीज को छोड़कर कि नेपोलियन ने 36 स्टेट जीती थी उसको वापस नहीं किया, है ना। चलो इतना कुछ हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हम्सौर एम्पायर। हम्सौर एम्पायर क्या था? यूरोप में एक एम्पायर हुआ करता था, जगह जगह पर राज करते थे इसके राजा। अच्छा एक चीज बताओ, भूल गया इसमें, जो ट्रिटी ऑफ ब्याना हुई थी वहां पे आपको बताओ फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन था। अब नेपोलियन तो भाग गया तो फ्रांस का राजा कौन बना? फ्रांस का राजा कौन बनेगा? फ्रांस का अब इन 4 कंट्रीज पे आ गया था दामोदर, मतलब ब्रैग था कि नहीं, इन 4 कंट्री थी। अब इन्होंने कहा कि राजा फ्रांस का बनाया तो बनाया किसी को? नेपोलियन तो भाग गया। तो इन्होंने कहा कि फ्रांस से जो नेपोलियन आता उससे पहले क्या था? डेमोक्रेसी थी। ये डेमोक्रेसी 1789 से पहले कौन राजा हुआ होता था फ्रांस का? वो होता था बर्बन डायनेस्टी का राजा। अब बर्बन डायनेस्टी तभी पढ़ाएंगे जब अपन मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो बर्बन डायनेस्टी के राजा को उन्होंने बुलाया, उन्होंने इधर आओ, तुम्हारी फ्रांस में चलती थी, हाँ हम तो फिर से फ्रांस का राजा बना रहे हैं। तो इन लोगों ने फ्रांस का राजा फिर से बना दिया, बर्बन डायनेस्टी के किंग को बना दिया। तो ट्रिटी ऑफ ब्याना में 3-4 चीजें हुई थी। पहला, सारी टेरिटरी वापस ले ली। दूसरा, नेपोलियन ने जो किया उसे एबॉलिश कर दिया, मतलब चेंज, पहले का सारा सिस्टम कर दिया, ऊंची चीज वापस ला दी, अमीर को फायदे गरीब को नुकसान, सारी चीजें कर दी, कोई इक्वल नहीं बचा। मतलब सारी चीजें जो नेपोलियन ने अच्छी की थी सब निपटा दी, ठीक है। एक चीज उसने पता है, और फ्रांस का राजा बना दिया बर्बन डायनेस्टी का। यहाँ तक बात हो चुकी है कि नेपोलियन आया, हार गया, भाग गया, खत्म। अब चलते हैं थोड़ा हम्सबर्ग एम्पायर। हम्सबर्ग एम्पायर क्या होता है समझो बात को। हम्सबर्ग, देखो हम्सबर्ग यूरोप क्या था, जैसे डायनेस्टी, जैसे बर्बन डायनेस्टी थी ना, वैसे हम्सबर्ग था। यहाँ पे भी राजा राज करते थे, लेकिन हम्सबर्ग में क्या था कि टैक्स बहुत ज्यादा लगता था। हम्सबर्ग की एक सिटी थी, हम्सबर्ग वाली थी न्यूरेमबर्ग। न्यूरेमबर्ग समझ जाना, न्यूरे से ना, हम्सबर्ग और न्यूरेमबर्ग। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई ट्रेड करने जाता था अपने गाड़ी से सामान वगैरह लेके, तो उसे 11 जगह टैक्स देना पड़ता था। कितने का? 11 जगह, और कितना? 5%। सोचो 11 जगह 5% टैक्स दे रहा है वो, समझाई। अगर कोई 100 रुपए का सामान लेके जा रहा है, कितने रुपए का? 100 रुपए का, और वो 11 जगह टैक्स दे रहा है 5%, तो 55% तो यही हो गया। मतलब समझ रहे हो, 100 में से 50 रुपये तो यहीं चले गए, 40 रुपये बचे। कितना टैक्स लग रहा है उस पर? इतना टैक्स लगता था। और हम्सबर्ग में ना उस टाइम में 30 टाइप्स की करेंसी चलती थी। कितनी चलती थी? 30। तो हम्सबर्ग में 2 चीज बताई मैंने तुम्हें। एक तो वहाँ पे टैक्स बहुत लगता था, 11 जगह लगता था टैक्स बैरियर, 11 जगह होते थे, और कितना? 30 टाइप करेंसी चलती थी। तो अब क्या होता है, इतनी मैंने हम्सबर्ग के बारे में बात बता दी। लेकिन यूरोप में उस टाइम 2 तरीके के लोग होते थे, मैंने समझ गए हो कितने में कौन सा की। एक तो जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा होता था, रईस लोग बोला जाता था, अरिस्टोक्रेसी बोला जाता था इसे, है ना, अरिस्टोक्रेसी। वो मिल जाएगा तुम्हें, अरिस्टोक्रेसी कहाँ लिखूं, मिटाना पड़ेगा यार। चलो बात ही कर लेते हैं, ऐसे मिटाते हैं पूरी कहानी को, थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। हम्सबर्ग एम्पायर से, हम्सबर्ग एम्पायर से हमसे लिखूंगा, समझ जाना। देखो हाँ, हम्सबर्ग उस टाइम, अब से या फिर यूरोप, जो भी तुम्हें मानना हो, ठीक है। यूरोप उस टाइम कितने टाइप के लोग होते थे? 2 तरीके के। एक को बोलते थे अरिस्टोक्रेट्स, क्या बोलते थे? अरे बोलो ना, अरिस्टोक्रेट्स, चलो क्रेट्स, चलो। और दूसरे को बोलते थे प्लीजेंट, समझ गए होगे, जो काम में लगे रहते थे। और ये कौन से लोग थे? ये वो लोग थे जिनमें बहुत ज्यादा पैसा होता था, समझ रहे, ऐशो आराम वाले लोग। ये लोग बहुत ज्यादा पैसा होता था, बहुत ज्यादा जमीन होती थी, है ना। और ये लोग शादी भी आपस के लोगों में ही करते थे जी, बहुत कम लोग थे ये लोग, बहुत कम, 10, 20, 50। ये लोग शादी एक दूसरे घराने में करते थे, अमीर से करते थे। और ये लोग बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी? फ्रेंच, क्योंकि इनका मानना था कि फ्रेंच लैंग्वेज में कैसी अमीरों की भाषा है, और कोई गरीब अगर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगता तो उसे समझ गया। चलो अब ये प्लीजेंट लोग थे, ये बहुत गरीब लोग थे, गरीब, इनके पास जमीन भी नहीं थी, ये काम भी करते थे तो इनकी जमीन पे काम करते थे जाकर, समझाई, बंधुआ मजदूरी में लगे, ये ऐसे लोग थे। तो उस टाइम यूरोप में 2 तरीके के लोग होते थे, अरिस्टोक्रेट्स और प्लीजेंट। लेकिन क्या होता है, उसी टाइम पर कुछ लोग यहाँ के
एजुकेटेड होने लगते हैं और एक नए तरीके के लोग उभर कर आते हैं यूरोप में, जिन्हें बोला जाता है मिडिल क्लास, हमारे तुम्हारे जैसे, मतलब पढ़े लिखे थे अपने तुम्हारे जैसे, है ना। तो कौन से लोग होते हैं? मिडिल क्लास लोग, ये उभर कर आते हैं यूरोप में, आते हैं और ये कहते हैं भैया बहुत हमने जीली जिंदगी राजा वाली, राजा के नीचे रखे, अब नहीं हमको जीनी, अब हमको चाहिए नेशन स्टेट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेशन स्टेट, ठीक है। तो पहले मांग क्या रहता है, पहले वो समझ लेते हैं। ये कहते हैं हमें पहली बात चाहिए नेशन स्टेट, क्या चाहिए? नेशन स्टेट। और दूसरा कि अभी जो चला रखी है ना ये एरिस्टोक्रेसी वगैरह, अब एक बताओ यूरोप में दो तरीके के लोग थे पहले, तो किसकी ज़्यादा चलती होगी? जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा। तो उन्होंने कहा जो एरिस्टोक्रेट्स की चल रही है तो इसको हटाओ। और दूसरा, अब से जो गवर्नमेंट बनेगी ना यूरोप में, वो पूरे जो जनता उसके कहने पर बनेगी, उसके अनुसार बनेगी, उसकी वोटिंग से बनेगी और पूरे यूरोप का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या क्या मांग रहे हैं? नेशन स्टेट होना चाहिए, एरिस्टोक्रेसी खत्म होनी चाहिए, इनकी जो चल रही है नहीं चलनी चाहिए। तीसरा, पूरे यूरोप में जो गवर्नमेंट बनेगी वो जनता के वहाँ बनेगी। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा एक, और कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट होगी वो रिप्रेजेंटेटिव होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब कि जनता अपने नेता को चुनेगी कि हमारा नेता मेरा जैसा कैसा हो, मतलब हमारे नेता कौन हो। आई बात समझ? ये सब चाह रहे थे। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई साहब नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट वो है कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट है, ऐसी कोई इंडिपेंडेंट कंट्री हो जिसमें उसका एंथम, फ्लैग वगैरह, कल्चर वगैरह सब एक जैसा हो, सब लोग मिलजुल के रहते हो, यूनाइट होके रहते हो, उसे बोलता है यूनिट, वो नेशन स्टेट। मतलब समझ आई? कोई भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, दूसरी कंट्री का राज नहीं होना चाहिए, और सब लोग मिलजुल के रहने चाहिए, सबके एक कल्चर होने चाहिए लगभग, उसे बोलता है नेशन स्टेट। आई बात समझ में? तो ये क्या चाह रहे थे मिडिल क्लास लोग कि भैया हमें तो नेशन स्टेट बनाना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इतने लोग चल रही है यहाँ पर ये, और मिडिल क्लास लोग ये मांगने आ गए कि हमें नेशन स्टेट चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन क्या होता है उस टाइम पे कुछ गड़बड़ कर देते हैं मिडिल क्लास लोग। गड़बड़ क्या करते हैं? ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बोल रहे थे, लेकिन गड़बड़ क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोग दो चीज छोड़ देते हैं। एक तो कहते हैं कि भैया वोट डालेंगे सब लोग, लेकिन वोट कौन नहीं डालेंगे? वुमेन नहीं डालेंगे। समझ आई? जब बोलता है जनीम वुमेन वोट नहीं डालेंगे, और जो गरीब लोग हैं, गरीब मैन, वो वोट नहीं डालेंगे। अब एक बात बताओ तुम, ये लोग वोट डालेंगे, बोल कौन से रहे? सिर्फ उनसे जिनका पैसा है, तो वो तो यही बात आई गई, आई कि नहीं आई? इनने क्या मांगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि वोटिंग होगी, वोटिंग कौन डालेंगे? एक तो वो भाई जिनके पास पैसा है वो आदमी, और औरतें तो डालेंगी ही नहीं, मतलब गरीब लोग नहीं डालेंगे और औरतें नहीं डालेंगी। अब एक बात था, जो लोग, जिन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिल रहा, वो गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? तो वो लोग हो गए गुस्सा, मुंह फुला दिया और जगह जगह पे करने लगे प्रोटेस्ट, मतलब लड़ाई करने लगे। और इन लोगों ने मिलकर एक नया कस्टम यूनियन बनाया। कस्टम यूनियन क्या होता है? यूनियन मतलब एक ग्रुप बना लिया, और कस्टम मतलब अपना खुद का बना लिया। तो एक कस्टम यूनियन बना लिया लोगों ने, ग्रुप बना लिया खुद का, जिसका नाम रखा है ना जेलवरी। अभी कैसा नाम है भाई साहब? फ्रांस की लैंग्वेज है, समझ रहे होगे तो? हाँ ठीक है। तो नाम क्या रखा? जेलवरी। देखो स्पेलिंग का ध्यान रखना, मुझे नहीं पता स्पेलिंग सही है गलत है, ठीक है? जेलवरी। और जेलवरी क्या करता है? हमस्वर्ग एम्पायर जो अपनी मनमानी करता था, कहाँ का हमस्वर्ग जरा, इसमें कितने जगह टैक्स लगता था? 11 जगह। कितना %? 5%। इस टैक्स को ये हटा देता है, कहता है अब से कोई टैक्स नहीं लगेगा, खूब करो व्यापार। और भैया कितनी करेंसी चलती थी? 30 टाइप की, 30 टाइप करेंसी। कैसी करेंसी? भैया हमसे एम्पायर में बहुत छोटे छोटे स्टेट होते थे, मतलब मान लो 4 किलोमीटर चले करेंसी बदलो, रुपया तो अब डॉलर बदलो, फिर जाओ 4 किलोमीटर फिर दूसरी करेंसी बदलो। 30 तरह की करेंसी चलती थी, लोगों का टाइम यही बर्बाद हो जाता था जब बिजनेस करने जाते थे। तो इसने क्या किया, जो जेलवरी था, उसने कहा कि अब से 30 टाइप करेंसी नहीं चलेंगी, अब से चलेंगी इसमें से 2 टाइप की करेंसी। कितनी? 2 टाइप। तो उसने 2 काम किया आते। क्या काम किया? सबसे पहले टैक्स बैरियर को हटा दिया, दूसरा जो 30 टाइप करेंसी चलती थी वो निपटा दी, मतलब 2 टाइप करेंसी रह गई। इतनी बात हमने समझी। अभी जल्दी से बात करते हैं। अभी तक हमने समझा क्या? नेपोलियन आया, सिविल कोड दिया, लोगों के लिए अच्छे काम किए, थोड़े बुरे भी थे, है ना, कि वो जबरदस्ती भर्ती कर रहा था, और उसके बाद वो बढ़िया राज करता है। 1850 में वॉर हार जाता है, चला जाता है, 4 कंट्री जीतती हैं, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, है ना, ये जीतती है। और ये लोग ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या होता है, ये लोग जो नेपोलियन ने जो भी काम किए थे उसको उल्टा कर देते, वापस पहले जैसा कर देते हैं, नेपोलियन से पहले जैसा, है ना, सारी अपनी टेरिटरी वापस ले लेते हैं, जर्मनी की 36 को छोड़ के, जर्मनी वाली को छोड़ के। और जो फ्रांस का राजा था, बर्बन डायनेस्टी के राजा, फ्रांस का बर्बन डायनेस्टी के जो किंग होता है उसे फ्रांस का राजा बना देते हैं। इतना होता है। फिर हमने सुना था कि हमस्वर्ग एम्पायर था, 11 जगह पर टैक्स लगता था बिजनेस की जगह पे, और 30 तरह की करेंसी थी। फिर हमने सुना कि यूरोप में, यानी कि हमस्वर्ग या यूरोप में 2 तरह के लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेसी और प्लीजेंटी। एरिस्टोक्रेसी और प्लीजेंट,
ये अरिस्टोक्रेट्स तो जो पैसा वाले लोग थे। इनकी देखो क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक थी, समझो सब कुछ लिखा है नोट्स में, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ नोट्स देख लेना, सब कुछ लिखा मिलेगा। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये लोग को पहला बहुत पैसा था, इनकी जमींदारी होती थी, जमीन बहुत थी। तीसरा ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और चौथा ये लोग आपस में ही शादियाँ करते थे। आई बात समझ में। और गरीब लोगों की क्या थी कि इनका पैसा नहीं था, पैसा नहीं होगी तो पावर भी नहीं होगी, है ना, इनका जमीन भी नहीं थी, जमीन नहीं होगी तो अब काम कहाँ करेंगे, तो काम करते थे ये अमीर लोगों की जमीन पे। किस पे काम करते थे, अमीर लोगों की जमीन पे ये लोग काम करते थे, और काम करते थे, और काम करने के बाद ये लोग जो फ्रेंच लोग वो नहीं बोलते थे, क्योंकि फ्रेंच लोग बोलने पे इनमें इतना कुछ था। उसी में एक वर्ग के आते लोग मिडिल क्लास लोग, ये थोड़े पढ़े लिखे लोग थे। ये क्या कहते हैं, हमको अपना देश आज़ाद चाहिए, आज़ाद चाहिए, आज़ाद चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए। और क्या चाहिए कि भाई साहब अब से गवर्नमेंट बनेगी वो जनता के से बनेगी, अरिस्टोक्रेसी अमीर लोगों की नहीं चलेगी, रईसगिरी नहीं चलेगी, और कि हमारे जो कंट्री है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उसमें वो होगी गवर्नमेंट, वो कैसी होगी, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हम अपना राजा वो नेता खुद चुनेंगे, है ना। इतनी कहानी सुनी, इतने कोई दिक्कत नहीं है। बता दोगे कि अरिस्टोक्रेट्स कौन थे, नहीं बताओगे तो नोट्स में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़े से आगे चलते हैं कहानी। तो देखो भाई साहब बात ऐसी है कि हमें अब जाना है, मतलब समझ रहे, रात हो गई, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे रात हो गई है, तो हमें निकलना है। तो चैप्टर को हम यही अभी रखते हैं, पार्ट 1 है, जल्दी पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आगे कहानी समझेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। इतनी कहानी समझाई नहीं, इस कहानी को याद करके रखना। ये चैप्टर ऐसा है जो कहानी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है, लेकिन अगले चैप्टर कहानी बहुत सीधी है। तो अपन चलते आज के लिए पार्ट 1 यहीं तक है। आपको इस पार्ट 1 तक का जो है ना PDF वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चले टाटा बाय बाय, गुड नाइट, नींद आ रही है।